हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज दूसरा लेक्चर, जो कि कंटिन्यूड लेक्चर होगा पुराने वाले का। तो पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, और ऋग्वेदिक काल के बारे में भी पढ़ा। तो अब उसी वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग और अच्छे से जानेंगे। मैं वैदिक पीरियड बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अपने कॉपी में लिख लो वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से बेस्ड थी, और ऐसा कुछ ट्रेड वेड ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। जो प्रोमिनेंट चीज़ थी वो थी एग्रीकल्चर, और उसी से लोग कमाते और खाते थे। और कोई जैसे स्टील मेकिंग फैक्ट्री जो आजकल होती है सब नहीं थी, क्योंकि आयरन उन लोग को उनके बारे में पता नहीं था, जो कि आयरन उन्हें आपको मोहनजोदड़ो के बारे में जो सिंधु सभ्यता था उसमें पता नहीं था। वैदिक पीरियड थोड़ी बाद में आती है, तो उसके बारे में ऐसा कुछ क्लियर दिया नहीं हुआ है, तो आप ये अज्यूम करके चलो कि नहीं था। और इकोनॉमी एग्रीकल्चर थी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में थी, और जो क्रॉप्स उगाए करते थे वो था वीट, जौ, उड़द, ठीक है, तिल, ये सब यूज़ होता था, उगाया जाता था वहाँ पे। तो ये सब ये इतने सारे क्रॉप्स के बारे में उनकी जानकारी थी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, ठीक है? तो जो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखते रहो। इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, और बार्टर सिस्टम था वैदिक पीरियड में। बार्टर सिस्टम था, और स्टार्टिंग में गाय को एज अ मीडियम यूज़ किया जाता था, ठीक है? काऊ, गाय को एज अ मीडियम यूज़ किया जाता था बार्टर सिस्टम में। अब आप सोचोगे कि हमेशा यूज़ करते थे, नहीं, कुछ दिनों बाद गाय को रिप्लेस कर दिया गया निष्क से। अब ये निष्क क्या चीज़ है, अब आपको इसमें इतना क्लियरली तो नहीं लिखा गया, बट ये बताया गया है कि गाय स्टार्टिंग में काऊ यूज़ करते थे, बाद में बार्टर सिस्टम के लिए निष्क यूज़ किया गया, ठीक है? निष्क यूज़ किया गया। अभी निष्क शायद एक करेंसी होगी, ठीक है? तो निष्क को यूज़ किया जाता था। तो निष्क, इसका स्पेलिंग देख लो हिंदी में, हिंदी ज़्यादा एक्यूरेट बताती है, इंग्लिश में समझ नहीं आएगा। ये निष्क की स्पेलिंग है, अब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। तो निष्क यूज़ होती थी, ठीक है? अब एक प्राइस भी बता देता हूँ मैं। जब गाय को यूज़ किया जाता था तो क्या प्राइस रहती थी? तो 10 गाय की एक इंद्र मूर्ति मिलती थी। इंद्र जो भगवान है उनकी मूर्ति, ठीक है? इंद्र मूर्ति मिलती थी हमें, ठीक? तो 10 काऊ की एक इंद्र मूर्ति, तो ये रेट था उस समय, ठीक है? तो इसके बारे में स्पेसिफाई किया गया, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और किसी चीज़ के बारे में इतना डिटेल में स्पेसिफाई नहीं किया, तो मैं बुक ही से पढ़ा दूँ, जो बुक में लिखा है उसी को स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ। अब क्योंकि ऋग्वेदिक काल में भी आपको आर्यंस ही थे, तो वैदिक पीरियड में भी आर्यंस थे। तो आर्यंस एक चीज़ में बिलीव करते थे जिसको वो लोग एकेश्वरवाद कहते थे, ठीक है? बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं, लेकिन ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, नीचे वो लिखा है, ठीक है? एकेश्वरवाद में विश्वास किया करते थे। तो इसका मतलब ज़्यादा चीज़ नहीं बताया गया, बस आप इतना समझ लो, रख लो कि आर्यंस, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए आर्यंस किस में बिलीव करते थे, तो वो था एकेश्वरवाद में, ठीक है? अब है पॉलिटिक्स या सोसाइटी, ठीक है? पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या वहाँ का चलता था। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि वहाँ पे जनपद और महाजनपद थे। अभी जनपद और महाजनपद क्या होता है? कुटुंब, एक वर्ड यूज होता है कुटुंब। कुटुंब अगर आपको उसका स्पेलिंग बता देता हूँ, आप लिखते रहो, ठीक है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते रहो। ठीक है, तो कुटुंब का ग्रुप, ठीक है? अगर तुम कुटुंब का ग्रुप बनाओगे तो उससे ग्राम होता था। तो ग्राम क्या होता है? ग्राम का मतलब गांव ही होता है, ठीक है? तो कुटुंब के ग्रुप से ग्राम बनता था, ठीक? ग्राम का मतलब गांव होता है, और गांव के ग्रुप से विश बनता था, ठीक है? विश,
अब जो विश का जो हेड था, ठीक है, तो पहले गांव के ग्रुप से क्या बनता है, विश बनता है। ठीक है, विश बनता है और विश के ग्रुप से बनता है जन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हायरार्की थी। ठीक है, तो जैसे हम लोग नहीं, हम लोग क्या होता नहीं है, विलेज होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट होता है। ठीक है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक रीजन होता है, रीजन के ऊपर स्टेट होता है, स्टेट के ऊपर कंट्री होता है, ऐसे ही ये सब था। ठीक है, तो स्मॉलर स्केल से, जैसे आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर कोई एस्पायर करते हैं जाने को तो वो लोग बोलते हैं तहसीलदार, ब्लॉक, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे। तो बटा रहता है सब में। तो जो विश का जो आपको प्रधान होता है उसका नाम होता था विशपति। ठीक है, तो अगर आप इसके प्रधान का नाम जानना चाहो तो इसका नाम होता है विशपति। इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, बस, विश के प्रधान का नाम होता है विशपति। ठीक है, और जन, जन के प्रधान का नाम होता है गोप। ठीक है, जन के प्रधान का नाम होता है गोप। जन के प्रधान का नाम होता है गोप। ठीक है, इतना समझिए। अब इसी आपको थिंकिंग से जनपद फॉर्म हुआ। ठीक है, तो समझ लो जनपद और जन सेम ही है, तो जनपद फॉर्म हुआ इसी थिंकिंग से। ठीक, तो जनपद का जो राजा है, ठीक है, राजन और गोप्ती जनजाति का प्रधान है। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि जनजाति जो मिलके बनती है लोगों से, ठीक है, तो उसका जो प्रधान होता है वो होता है जनपद, सॉरी, उसका प्रधान होता है राजन या गोप्ती। ठीक है, जनजाति का प्रधान कौन होता है, राजन या गोप्ती। गोप्ती की स्पेलिंग लिख देता हूँ। ये काम करता हूँ, इंग्लिश में लिख लेता हूँ। सॉरी। तो जनजाति का प्रधान होता है राजन या गोप्ती। ठीक है, और राजतंत्रमक रूलिंग। ठीक है, राजतंत्र आप समझोगे इसका मतलब क्या है, तो मुझे भी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा बुक में लिखा है कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चलती थी या जो रूलिंग चलती थी वो राजतंत्रमक रूलिंग थी। ठीक है, राजतंत्र जिसको आप जानते हो, तो वहाँ पे राजा का रूल चलता था, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, और उसका नाम था राजतंत्रमक रूलिंग। तो गवर्नमेंट को समझ सकते हो, राजतंत्र टाइप था जहाँ पे राजा ही सब कुछ चलाता था, तो ऐसी गवर्नमेंट थी वहाँ पे। ठीक है, और जनपद का क्या मतलब होता है, जनपद का मतलब होता है जहाँ पे मनुष्य आके बसे। ठीक है, तो जनपद का मतलब होता है प्लेस वेयर ह्यूमन सेटल्ड। ठीक है, तो आप नोट्स बना रहे होगे मुझे लगता है, तो ये जो जो भी मैंने लिखा है आप उसको सुनो और बनाओ नोट्स। ठीक है, तो प्लेस वेयर ह्यूमन सेटल्ड इज़ जनपद। ठीक है, और बहुत पावरफुल और बहुत बड़े जनपद जो होते थे वो होते हैं महाजनपद। ठीक, तो जो बहुत पावरफुल जनपद होते थे, ठीक है, पावरफुल जनपद जो होते थे वो मिलके बनाते थे महाजनपद। ठीक है, वो बहुत पावरफुल जनपद होते थे। ठीक, अब समझ ही गए होगे। ठीक, तो बस जनपद के आगे महाजनपद लगा देना है। ठीक है, तो वो महाजनपद बन जाता। और वंश का मतलब तो आप लोग को पता ही है, वंश का मतलब होता है एक फैमिली। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा हिंदी भी अच्छा रखना चाहिए। तो वंश का मैं बता रहा हूँ आपको, तो कुटुंब ये सब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जाते हैं कि गण संघो क्या होता है। ठीक है, तो गण संघो एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, आप इसके पीछे का मतलब मैं बताता हूँ, गण संघो का क्या मतलब होता है। वेट अ मिनट,
तो गण संघों ठीक है, गण संघों का मतलब होता है कि जब आप अपने विलेज के किंग को इलेक्ट करो, ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ही है। ठीक है, तो आप समझ लो उस समय डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी एक तरीके से। तो आप अपने किंग को अगर इलेक्ट करो तो उसका मतलब होता है गण संघों उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, जो कि बहुत सारे जनपद और महाजनपद में अप्लाई भी होती थी। ठीक है, तो गण संघों का मतलब डेमोक्रेसी होता है जहाँ पे अपने रूलर को या किंग को या क्वीन को आप इलेक्ट करो। ठीक है, अब कुछ आपको गण संघों का अगर एग्जांपल दूँ तो वज्जी, मिथिला, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वज्जी ऑफ मिथिला, ये गण संघों के एग्जांपल्स हैं कुछ। ठीक है, कपिल वत्सु, केशाक्या, पावा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जनपद थे, वज्जी हो गया, पावा हो गया, ये सब जनपद थे। ठीक है, तो इनमें से 16 पहले महाजनपद होते थे। ठीक है, तो पहले 16 महाजनपद थे जो बाद में 4 में सिमट गए, तो वो 16 to 4 जनपद बचे लास्ट में, महाजनपद। ठीक है, तो लास्ट में 16 to 4 महाजनपद बच गए, तो 16 के संख्या से घटकर वो 4 पे पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन पॉलिसी हुआ करती थी पहले भी, तो ऐसे ही एक्सपेंशन पॉलिसी से इतने सारे जनपद, महाजनपद जो थे, जो 16 हुआ करते थे, वो 4 में सिमट गए। तो चारों के नाम मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 महाजनपद से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लिख लो। तो पहला का नाम है अवंती। ठीक है, पहले का नाम है अवंती। दूसरे का नाम है मगध, इसका बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा मगध का। और फिर तीसरे का नाम है कोसला। और चौथे का नाम है वत्स। तो पूरे मिला के 4 महाजनपद बचे लास्ट में। ठीक है, और इसमें सबसे जो पावरफुल था, सबसे पावरफुल महाजनपद था मगध। ठीक है, इससे पावरफुल कोई था ही नहीं उस समय। तो सबसे पावरफुल जो जनपद, महाजनपद था, वो था मगध। इससे पावरफुल कोई वहाँ पे आपको महाजनपद नहीं था, क्योंकि ये बहुत पावरफुल था। ठीक है, और इसका प्राइम मिनिस्टर, जो मगध का जो प्राइम मिनिस्टर था, वो कौटिल्य था। अभी कौटिल्य कौन है? चाणक्य। ठीक है, तो मगध का जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाणक्य थे। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई पूछे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मगध, मैं लिख ही देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मगध। सॉरी, वेट अ मिनट। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई मगध का पूछ दे तो कौन था? कौटिल्य। और कौटिल्य, बहुत सारे नाम हैं चाणक्य के, तो कौटिल्य उनमें से एक नाम है। तो चाणक्य थे पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मगध। जो चाणक्य नीति आप लोग जानते हो, इनकी ऐसी नीति होती थी जो कोई दुश्मन भेद नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था जिसके वजह से मगध इतना सक्सेसफुल महाजनपद था और सबसे पावरफुल महाजनपद था। ठीक है, तो अब मैं आपको अलेक्जेंडर के बारे में बताता हूँ। तो अलेक्जेंडर जो था वो सन ऑफ फिलिप था। ठीक है, तो अब यहाँ से एक नया टॉपिक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक पीरियड के थोड़े बाद में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था इंडिया को, ये तो आपको पता होगा। तो जब वो इन्वेट किया तो वो मैसेडोनिया का रूलर का बेटा था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर बाद में वो मैसेडोनिया का रूलर बना, जो ग्रीक था वो। तो अलेक्जेंडर
उसके सामने द ग्रेट लगाया जाता है। ठीक है, वो इतना बड़ा एक्सपेंशन पॉलिसी रखा था अपना और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया भी था अपने टेरिटरी को। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो था वो सन ऑफ फिलिप, उसके पिताजी का नाम था फिलिप। ठीक है, और वो जो रूलर थे वो मैसेडोनिया के रूलर थे। तो इवेंचुअली अलेक्जेंडर भी पहले मैसेडोनिया का ही रूलर होगा। तो मैसेडोनिया के रूलर थे ये लोग, जो कि ग्रीस में पड़ता है। वेट मिनट। ठीक है, तो मैसेडोनिया का रूलर थे। तो आप ये सब लिखते रहो जो मैं लिख रहा हूँ। मैसेडोनिया के रूलर थे और अलेक्जेंडर जो था वो 20 साल के एज में रूलर बन गया था। ठीक है, 20 ईयर्स के एज में उसने कार्य या सत्ता संभाल ली थी। ठीक, एट द एज ऑफ 20 ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसेडोनिया एंड उसकी मौत 323 BC में हुई। ठीक है, तो डाइड जब वो मरा 323 BCE में मरा। सॉरी, BC में मरा। ठीक है, 323 BC में मरा। तो ये अलेक्जेंडर की बात हो गई। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कि अलेक्जेंडर कौन था। वो फिलिप का बेटा था, मैसेडोनिया का जो रूलर था। 20 साल के एज में किंग बना और 323 BC में मर गया। बहुत यंग एज में मरा था, आई थिंक सो 30 या 35-40 के आसपास। तो उतने एज में मर गया था। ठीक है, अब मैं अभी एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, जैनिज्म। ठीक है, तो जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना जो भी लिख रहा हूँ मैं। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है जो पूछे जाते हैं। जैनिज्म। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि जैनिज्म में वर्धमान या महावीर बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं जिनको भगवान माना जाता है उनके तरफ से। तो एक चीज़ जानने लायक है कि वो जैनिज्म में तीर्थकर होते हैं, तीर्थकर। ठीक है, तो इस जैनिज्म के जो संस्थापक थे, लाइक जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो स्थापना की थी ऋषभ देव ने। ठीक है, तो जैनिज्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, जो कि प्रथम तीर्थकर थे। तो जैनिज्म के संस्थापक ऋषभ देव, जो कि प्रथम तीर्थकर थे जैनिज्म के। ठीक है, और महावीर जो थे, जो भगवान माने जाते हैं, वर्धमान या महावीर, उनके दो नाम हैं। ठीक है, लॉर्ड महावीर 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो वो 24वें तीर्थकर थे और ऋषभ देव जो संस्थापक थे वो पहले तीर्थकर थे। ठीक है, तो 24वें तीर्थकर थे महावीर। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लो आप लोग कि वो 24वें तीर्थकर थे और ये जैनिज्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव हैं। ठीक, अब आपको जो इनके जो सोच है, जो ये लोग सोचते हैं, जैसे कि आर्यंस जो बिलीव करते थे वो एकेश्वरवाद में बिलीव करते थे, वैसे ही ये लोग अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य में विश्वास करते थे। तो सॉरी अगर मैं कोई वर्ड को सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। लेकिन वो जो बिलीव करते थे वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ठीक है, अहिंसा सत्य की स्पेलिंग तो पता है, फिर अस्तेय। ठीक, और अपरिग्रह, इसकी मैं स्पेलिंग ही लिख देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है
और ब्रह्मचार्य में बिलीव करते थे। और कुंदग्राम के किंग जो थे वो सिद्धार्थ, ठीक है। तो कुंदग्राम के किंग सिद्धार्थ थे। और बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ है, ठीक है। तो जो महावीर थे वो कुंदग्राम के किंग के बेटे थे, ठीक है। कुंदग्राम किंग के सन थे, मतलब बेटे थे महावीर, ठीक। तो ये जो कुंदग्राम है ये बिहार में पड़ता है आज के डेट में। तो वहाँ के किंग के सन के बेटे थे महावीर, ठीक है। तो उन्होंने इस उपाधि को छोड़ के वो संन्यास ले लिए थे। तो उनके जो पिताजी का नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। और वो एक किंग के घर में पैदा हुए थे। और उनका जो आपको वर्धमान नाम था जो उनके पिताजी ने रखा था, और बाद में उनको महावीर के नाम से जाना गया। और वो 24वें तीर्थकर थे जैनिज़्म के। अब इसके आगे हमें पढ़ना है बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में, तो वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो मैंने बोला है आप उसके नोट्स बना लो। तो मैंने आज कितना पढ़ा है मैं देख लेता हूँ। आज अच्छा खासा पढ़ लिया हम लोगों ने, तो इतना पढ़ा है। तो जो मैंने बताया आप उसको ध्यान से पढ़ना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड सो थैंक यू।